हेलो फ्रेंड्स हम एमपी हिस्ट्री कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने पूरा दिल्ली सल्तनत और उसके बाद जो डायनेस्टीज एमपी में आ गई थी वो देखी थी। हमने एक ओवरव्यू के तौर पर देखा था एमपी के इस क्षेत्र में मालवा सल्तनत आ गया था, ये वाले क्षेत्र गौंड किंगडम का हो गया था, ये बघेल बुंदेलखंड वाला रीजन बुंदेला डायनेस्टी एंड ग्वालियर रीजन तोमर्स का हो गया था। तो पिछले ही वीडियो में हमने मालवा एंड गौंड किंगडम का ओवरव्यू तो देख लिया, तो इस वीडियो में हम बुंदेला डायनेस्टी कवर कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बुंदेला डायनेस्टी कवर करेंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा क्योंकि इसमें 13 रियासतें बनती हैं लास्ट। तो अगर हम एमपी का छोटा सा रफ मैप बनाएं तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि हम बुंदेला डायनेस्टी किस साइड पड़ेंगे एमपी में। ये रफ मैप है, ये बुंदेलखंड का रीजन है तो ये बुंदेला डायनेस्टी रहेगा। ये एमपी का भी क्षेत्र है और यूपी का भी क्षेत्र है बुंदेला डायनेस्टी में। एक टाइम के बाद इस क्षेत्र में 15 रियासतें बनती हैं, उनमें से 2 यूपी की रहती हैं, झांसी एंड बांदा, और 13 एमपी में रहती हैं। बुंदेला डायनेस्टी में एक नाम आपने जरूर सुना होगा, वीर सिंह बुंदेला। तो सबसे पहले हम रूलर्स की एक सीरीज देखते हैं। तो एक नाम अगर हमें याद आ रहा है तो वीर सिंह बुंदेला हम यहाँ लिख लेते हैं। कैसे लिंक बनेगा अभी देखते हैं। वीर सिंह बुंदेला एक्चुअली मधुकर शाह के बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट रूलर थे। अब फ्रेंड्स इसको स्टार्ट से देखते हैं, आखिर बुंदेला डायनेस्टी की शुरुआत कैसे होती है। इसका पहला रूलर सोहनपाल को माना जाता है, जिसने 1347 में गढ़कुंडर के क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया था। ये गढ़कुंडर का क्षेत्र आज के टीकमगढ़ में आता है, यानी आप समझ गए होंगे ये वाला क्षेत्र बिल्कुल कोने में जो है। और ये जो सोहनपाल था इसके पूर्वज काशी वगैरह में रहते थे और इसके पूर्वज काशी के गहरवार राजपूत माने गए। तो काशी इतना दूर है, एमपी से थोड़ा सा दूर है यहाँ, तो ये खाली जगह देखकर आ गए, विंध्य प्रदेश में आके बस गए और इसके बाद ही सोहनपाल ने शुरुआत कर दी और नाम हो गया बुंदेला डायनेस्टी। तो सोहनपाल ने इसी को कैपिटल बना लिया, आज के टीकमगढ़ क्षेत्र को यानी गढ़कुंडर को। सोहनपाल और मधुकर शाह के बीच में 2 इंपोर्टेंट रूलर आए, आरपी सिंह यानी रुद्र प्रताप सिंह एंड आरपी सिंह इंडियन क्रिकेट टीम में लेफ्टी बॉलर है, आपको पता होगा, पहले भारत की तरफ से खेलते थे, आपको पता होगा। तो नेक्स्ट रूलर होगा भारती सिंह, मतलब आरपी सिंह भारत की तरफ से खेलता था, भारती सिंह, ओके। और कई जगह इसको भारती चंद्र भी लिखा है। इसने फ्रेंड्स ओरछा को अपनी कैपिटल बनाया था और इसने ओरछा में बहुत कंस्ट्रक्शन करवाया था, काम करवाया था। अगर ओरछा आज की स्थिति में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला है तो इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इनका टाइम, मेन रूलर इनको ही माना जाता है, आरपी सिंह को। 1501 का बड़ा इजी याद रखने वाला टाइम है, 1501 से लगभग 1531 तक ये रहे। आरपी सिंह ने ओरछा को कैपिटल बनाया था। इसको कैसे याद रखते हैं, देखो आरपी सिंह तिरछा होकर बॉलिंग करता था। अगर आपने कभी देखा हुआ आरपी सिंह को, लेफ्ट हैंड बॉलर है, तिरछा होकर बॉलिंग करते थे, इससे याद रखना है आपको, तिरछा मतलब ओरछा। और ये भारत की तरफ से खेले तो नेक्स्ट भारती चंद्र, और इसके बाद जो मधुकर शाह हैं वो भारती चंद्र के भाई ही हैं एक्चुअली। अभी हम सबको डिटेल में देख रहे हैं, अभी तो सिर्फ एक ओवरव्यू समझते हैं। उसके बाद मधुकर शाह के बाद आए वीर सिंह बुंदेला। इनका टाइम लगभग 1605 से 1627 तक है। वीर सिंह बुंदेला के बाद नेक्स्ट इनके सन जुझार सिंह थे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हैं वो पहाड़ सिंह हैं और ये जुझार सिंह के भाई हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा बड़ी आराम से शासन चल रहा है, एक भाई बन रहे हैं उसके बाद दूसरे भाई शासन कर रहे हैं, आराम से शासन चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा सच्चाई क्या है। तो ये ओरछा क्षेत्र में शासन कर रहे हैं सारे लोग। इस टाइम पर पहाड़ सिंह के टाइम पर महोबा इन्हीं के अधीन था और उस टाइम महोबा के सामंत थे चंपत राय। और इनके टाइम के बाद धीमे धीमे ओरछा डायनेस्टी वीक पड़ती गई। चंपत राय के बेटे छत्रसाल पन्ना को कैपिटल बनाकर बुंदेलखंड क्षेत्र में शासन जैसा करने लगे। ये छत्रसाल बुंदेलखंड क्षेत्र की काफ़ी फेमस शख्सियत रही। 5 बार हालांकि मुगल्स ने हराया था, लेकिन फिर भी छत्रसाल वीर थे। लास्ट टाइम में छत्रसाल ने अपने डायनेस्टी के 3 हिस्से कर दिए। एक उनके बड़े बेटे हरदे शाह को दिया गया, दूसरा हिस्सा उनके छोटे बेटे जगत राज को दिया गया एंड तीसरा हिस्सा उनका सन इन लॉ बाजीराव वन, तीसरा हिस्सा उन्हें मिला। छत्रसाल की एक लड़ाई में बाजीराव वन ने अच्छा साथ दिया था छत्रसाल का, बदले में उन्हें जागीरें दी गई। तो फ्रेंड्स बंटवारे में बड़े भाई हरदे शाह को मिला पन्ना, मऊ, गड़ाकोटा, शाहगढ़ और उसके आसपास का क्षेत्र, जिसमें कालिंजर भी शामिल था। आप इसको याद रख सकते हैं, 4-5 क्षेत्र हैं, लेकिन अगर याद ना रख पाए आप तो ऐसे याद रख सकते हैं। सबसे बड़ा बेटा हृदय शाह है और सबसे बड़ा कौन है, पीएम। तो पीएम जी के आसपास कौन रहता है, शाह, अमित शाह। पीएम जी के आसपास शाह रहते हैं, बस एक लाइन है, ट्रिक नहीं है, इससे ये सारे नाम याद रहते हैं, पन्ना, मऊ, गड़ाकोटा, कालिंजर, शाहगढ़। जगत राज के कैसे नाम याद किए थे मैंने, आप देख लो। जगत राज का पहले
मैंने नाम याद किया जैतपुर। जैतपुर तो जगत राज के पास गया। उसके बाद पन्ना का एक क्षेत्र इस भाई के पास चला गया, तो पन्ना का दूसरा क्षेत्र जो है अजयगढ़ वो इस भाई के पास आ जाएगा। और उसके बाद चरखारी, बांदा, ये सारी रियासतें। बाजीराव को भी काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्र मिले, जैसे हटा, झांसी, गुना, सागर। तो इसके बाद इन्हीं में से 13 रियासतें ऐसी बनती हैं जो आज के एमपी क्षेत्र की हैं, वो हम देखेंगे। फ्रेंड्स, अब बुंदेला डायनेस्टी को डिटेल में कवर करते हैं। बुंदेला डायनेस्टी का जो क्षेत्र है वो ये है, आप समझ रहे होंगे। यहाँ दतिया, सागर, दमोह, टीसीपी यानी टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, ये सब एमपी के क्षेत्र हैं जो इस डायनेस्टी में आते होंगे। फर्स्ट सोहनपाल है, 1347 का टाइम है जब इसने गढ़कुंडर को अपने कब्जे में ले लिया, कैपिटल बना लिया। और इसके जो पूर्वज माने गए वो काशी क्षेत्र के गहरवाल राजपूत माने गए। सोहनपाल आ गया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था आरपी सिंह, रुद्रप्रताप सिंह। टाइम याद करना बड़ा सिंपल है, 1501 और 1501 से लेके 1531 तक। आरपी सिंह तिरछा होकर बॉलिंग करता है, इससे याद रखना है। ओरछा इन्होंने कैपिटल बना रखा था। यहाँ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग ये ट्रिक्स सिर्फ शुरुआत में याद करने के लिए यूज करें, बाद में खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। तो आरपी सिंह ने कैपिटल ओरछा बना लिया। ये कैपिटल उन्होंने जाते जाते बनाई थी, मतलब 1531 में, और यही फर्स्ट राजा ऑफ ओरछा कहलाए गए इसी कारण की वजह से। ये 1501 के बाद का टाइम है, तो दिल्ली सल्तनत में अभी इब्राहिम लोदी एंड सिकंदर लोदी हैं इस टाइम पर। तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी से लड़ाई की थी। एक से लड़ाई हो गई तो दूसरों से मैत्रीतापूर्ण व्यवहार करना पड़ेगा, तो इन्होंने ग्वालियर के तोमर के साथ मैत्री व्यवहार किया था। सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट रूलर भारती चंद्र। आरपी सिंह किस टीम में है? भारत की टीम में। तो नेक्स्ट भारती चंद्र 1545 के आसपास ये शासन कर रहे थे। तो शेरशाह सूरी उस टाइम एक्टिव हो गया था 1540 में। तो शेरशाह सूरी ने कलिंजर के फोर्ट पर हमला करने के दौरान इन पर भी अटैक किया। इसने बचाने की कोशिश की लेकिन अनसक्सेसफुल हो गया। हालांकि भारती चंद्र ने चंदेरी जीत लिया था। चंदेरी आज का अशोकनगर का क्षेत्र है, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ मैप में देख के यहाँ से देखें तो ये चंदेरी जीत लिया था। भारती सिंह ने कीरत सिंह चंदेल, जो उस टाइम पर कालिंजर में थे, कीरत सिंह चंदेल की हेल्प के लिए अपने भाई मधुकर शाह को भेजा था, जिससे कलिंजर बच सके। तो क्वेश्चन दो टाइप से आ चुके हैं। कीरत सिंह की मदद किसने की थी? आंसर मधुकर शाह। कीरत सिंह की मदद करने के लिए भारती चंद ने किसको भेजा था? मधुकर शाह। नेक्स्ट मधुकर शाह है। शाह की उपाधि इसको इब्राहिम लोदी ने दी थी। इसके टाइम पर अकबर आ चुका था। आप समझ रहे होंगे, जब शेरशाह सूरी ऊपर जा चुका है तो अकबर आ जाएगा। और हमें पहले से ही पता है अकबर एमपी में जीत हासिल करता जा रहा था। मालवा सल्तनत को अकबर ने जीता था और अपना सैनिक भेजा था आदम खां। गौंड किंगडम के लिए जीतने के लिए अपना सैनिक भेजा था आसफ खां। कैसे याद करेंगे अगर आप कभी आदम खां और आसफ खां में कंफ्यूज जाएं? तो देखो फ्रेंड्स, गौंड किंगडम बहुत धनवान था, इस पे बहुत पैसे थे। वीरांगना दुर्गावती काफी अमीर थी, ये आपको पता है। 500 हाथियों में सोना लेके गए थे। तो आसफ खां आया और सब साफ करके ले गया, तो इससे आसफ खां याद रखना। और फिर जब बुंदेला डायनेस्टी की बात आती है तो यहाँ पर ग्वालियर क्षेत्र से ही हमला हुआ था। अकबर के सेनापति सादिक खां, यहाँ सादिक खां का हमला हुआ था। उस टाइम मधुकर शाह शासन कर रहा था। 1577 की बात है, जो यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में। सादिक खां ने हमला किया था। इनको नरवर के जंगल में जाकर अपनी जान बचानी पड़ी, लेकिन नरवर के जंगलों में ये मर गए थे। मधुकर शाह ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, जैसे राजा राम मंदिर बनवाया। मतलब ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ राम को एज ए राजा पूजा जाता है, तो राजा राम मंदिर मधुकर शाह ने बनवाया। इसको शुरुआत में आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसको शुरुआत में आप कैसे याद रखेंगे? देखो, राम जी 14 साल के वनवास के लिए जंगलों में गए थे, तो मधुकर शाह भी जंगलों में गए थे जान बचने के लिए। तो मधुकर शाह ने राजा राम मंदिर बनवाया। इन्होंने एक मंदिर और बनवाने की शुरुआत कर दी थी, चतुर्भुज मंदिर, लेकिन कभी ये कंप्लीट करा नहीं पाए। आगे हम देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आप बस इतना याद रखें, चतुर्भुज मंदिर की शुरुआत इन्होंने ही कराई थी। नेक्स्ट ओरछा शासक हम वीर सिंह बुंदेला को मान सकते हैं। एक्चुअली वीर सिंह बुंदेला और इनके भाई राम शाह के बीच में जागीरों का थोड़ा सा बंटवारा हुआ था, और राम शाह को चंदेरी की जागीर दी गई थी और वीर सिंह बुंदेला को ओरछा की जागीर मिल गई। वीर सिंह बुंदेला जहांगीर के बहुत अच्छे दोस्त थे। हालांकि उनके ऊपर वाले शासक मधुकर शाह को अकबर ने हमला करवाया था, लेकिन वीर सिंह बुंदेला जहांगीर के दोस्त थे। तो अकबर के 9 रत्न में से एक रत्न था अबुल फजल, जिसने आईने अकबरी लिखी थी। वो हमेशा जहांगीर की बुराई करता रहता था अकबर से। तो 1602 की बात है, अबुल फजल दतिया वाले क्षेत्र से निकल रहा था। उस टाइम वीर सिंह बुंदेला उस क्षेत्र में था। जहांगीर ने अपने दोस्त वीर सिंह बुंदेला से कह के अकबर की हत्या करवा दी, और इसको 1602 का फजल हत्याकांड कहते हैं। फजल असैसिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में, फजल हत्याकांड। 1602 में वीर सिंह बुंदेला ने मार दिया जहांगीर के कहने पर, क्योंकि उनके पिता अकबर के सामने हमेशा अबुल फजल जहांगीर की बेइज्जती करता रहता था। तो इससे हमें 2-3 पॉइंट याद रहते हैं, जैसे अबुल फजल को तो मरवा दिया,
वीर सिंह बुंदेला ने, क्योंकि जहांगीर का दोस्त है। सेकंड क्वेश्चन आएगा जहांगीर महल ओरछा में है, ये किसने बनवाया है? तो ऑब्वियसली उसके दोस्त वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया। क्वेश्चन आएगा वीर सिंह बुंदेला ओरछा की गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का छोटा मोटा शासन देखता था? तो दतिया का। याद कैसे रखेंगे? अबुल फजल को दतिया में ही तो मारा था। एक क्वेश्चन और आता है, ट्विन फोर्ट है, ट्विन फोर्ट, एक जैसे दिखने वाले दो फोर्ट हैं, वीर सिंह बुंदेला ने बनवाए हैं। एक ओरछा में है, दूसरा कहाँ है? तो डेफिनेटली जहाँ पहले शासन करता था दतिया में, तो एक ओरछा में और एक दतिया में, ट्विन फोर्ट। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, वीर सिंह बुंदेला के टाइम पर ही केशव दास कवि रहते थे, केशव दास कवि को संरक्षण दे रखा था वीर सिंह बुंदेला ने। और एक पॉइंट और याद रहता है, मथुरा का केशव राय मंदिर वीर सिंह बुंदेला जी ने बनवाया है। तो देखो पॉइंट कैसे याद रखने हैं। वीर सिंह बुंदेला जहांगीर से दोस्ती, अबुल फजल बुराई करता था, किसकी करता होगा? अकबर के बेटे की यानी जहांगीर की, तो उसने मरवा दिया। ये सब हो गया। अबुल फजल का बाद में सब मिला जहांगीर को, उसके कहने पर सब मिला, तो उससे याद रख सकते केशव। अगर आपको याद करने में दिक्कत है तो ऐसे याद कर लो, बाकी डायरेक्ट याद हो जाएगा। और फिर कभी केशव दास से याद आएगा केशव राय मंदिर। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एक लाइन से। ये जहांगीर की इतनी मदद कर रहा है, मुगल की इतनी मदद कर रहा है, लेकिन अभी आप देखना आगे आने वाले जुझार सिंह की क्या हालत करेंगे मुगल लोग। देखो फ्रेंड्स, जुझार सिंह ने गोंड राजा प्रेम शाह को हरा दिया और मार दिया। प्रेम शाह का बेटा था हृदय शाह, ये हृदय शाह है, हृदय शाह नहीं है, ध्यान रखना, हृदय शाह। तो अब जहांगीर के बाद नेक्स्ट रूलर कौन आएगा? तो शाहजहां ने हृदय शाह के साथ मिलकर 1651 में जुझार सिंह पर हमला कर दिया। शाहजहां और हृदय शाह ने मिलकर। जुझार सिंह बचने के लिए भागे तो थे, लेकिन गोंड राजाओं ने पकड़ के इन्हें मार दिया। और इनके बेटे थे, नाम था, इनके बेटे दुर्जन साल को पकड़कर मुसलमान बनाया गया और इनका फिर नाम हो गया इस्लाम कुली खां। एक्चुअली इनके बेटे दुर्गभान थे, दुर्गन साल नहीं, सॉरी, दुर्गभान, जिनको पकड़कर इस्लाम बनाया गया और नाम रखा गया इस्लाम कुली खां। फिर बाद में शाहजहां ने उन जुझार सिंह के भाई पहाड़ सिंह को ही ओरछा की गद्दी दे दी। पहाड़ सिंह के टाइम महुआ का एक सामंत था चंपत राय। चंपत राय ने औरंगजेब की मदद की थी जब उनके भाइयों के बीच में गद्दी के लिए युद्ध चल रहा था। तो बड़े भाई दारा सिकों को सब लोगों ने मिलकर हराया था, आपको पता होगा। तो औरंगजेब का साथ दिया था चंपत राय ने। बदले में औरंगजेब ने चंपत राय को 5000 का मनसबदार भी दिया। लेकिन आपको पता होगा औरंगजेब ने फिर अपने किसी भाई को नहीं छोड़ा, किसी भाई को नहीं बख्शा, तो चंपत राय को कैसे बख्श देगा? जिस भाई ने औरंगजेब का साथ दिया था उस भाई को भी नहीं छोड़ा औरंगजेब ने, तो चंपत राय तो नहीं बचेगा। इन दोनों के बीच में किसी बात पर अनबन हो गई। तो 1661 में धंधेर सैनिक ने, धंधेर आप याद रखना, धंधेर सैनिक ने चंपत राय का सिर काटकर औरंगजेब को पेश किया। तो फिर चंपत राय का बेटा छत्रसाल था, काफी शक्तिशाली था। 1678 में पन्ना को कैपिटल बना के कामकाज शुरू कर दिया। यहीं से पन्ना रियासत बोल सकते हैं। छत्रसाल को बुंदेलखंड का शिवाजी बोलते हैं। इनके टाइम कवि रहते थे भूसड़। इन्होंने अपनी एक रचना लिखी है छत्रसाल दशक, और ऐसा माना जाता है कि जो छतरपुर नगर है वो इन्होंने बसाया है। एंड दुबेला महल बनवाया इन्होंने। और मैंने आपको बताया ये जागीरें अपने 2 बेटे और सन इन लॉ बाजीराव में बांट देंगे आगे चल के। और मैंने आपको बताया था बाजीराव वन ने इनकी एक लड़ाई में मदद की थी। छत्रसाल एक्चुअली बाजीराव के साथ मिलकर मुगल के मोहम्मद खां बंगस को हराया था। फेमसली बोलें तो आप बंगस याद रखें, मोहम्मद खां बंगस को छत्रसाल और बाजीराव वन ने मिलकर हराया था। ये मोहम्मद खां बंगस रंगीला का सूबेदार था, मोहम्मद शाह रंगीला का सूबेदार था। इसलिए बाजीराव वन को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जागीरें मिली। तो ये जागीरों के हिसाब से अलग अलग शासन हो गए नहीं लगा। लेकिन अगर बुंदेला डायनेस्टी की बात करें यानी ओरछा क्षेत्र की बात करें तो बीच में एक विक्रमजीत भी आया था। विक्रमजीत ओरछा में तो शासन नहीं कर पाया, तो फिर उसने ओरछा से भागकर टीकमगढ़ में अपना क्षेत्र बसाया। विक्रमजीत के बाद उनका बेटा धर्मपाल आया। धर्मपाल की वाइफ का नाम था लड़ाई सरकार। आप समझ सकते हैं, एक तो वाइफ ऊपर से नाम लड़ाई, तो आदमी का धार्मिक होना तो कंपलसरी था। तो इससे याद रहते भाई धर्मपाल की वाइफ का नाम था लड़ाई सरकार। और लड़ाई सरकार ने बुंदेला विद्रोह के टाइम जब हमारे वीर सेनानी अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो लड़ाई सरकार ने अंग्रेजों की मदद करी थी। इसके बाद हम फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आखिर ये 13 रियासतों में कौन सी रियासत इंपॉर्टेंट रही, किसने शासन किया उस रियासत में, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर टाइम मिला तो बुंदेला विद्रोह ही उसी वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू।